सर आज का ये जो प्रेजेंटेशन है ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा जो लेटेस्ट 16th फाइनेंस कमीशन के जो द्वारा एक रिपोर्ट अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सबमिट हुई थी और उसके ऊपर सर ये इधर नहीं चल रहा, इधर वाले ये वाला देखो भैया, ये भी चल रहा क्या है नेगेटिव डिपार्टमेंट। सर 16 फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट रिसेंटली भारत सरकार को सबमिट करी और भारत सरकार ने उसको पार्लियामेंट में ले किया है आफ्टर देयर अप्रूवल। उसमें कुछ ऐसी रिकमेंडेशंस हैं जिनका कि प्रदेश पे काफी प्रभाव है। इसको लेकर के ये प्रेजेंटेशन मैं यूनियन अभी हमारी जो हिमाचल प्रदेश कैबिनेट है उसके समक्ष रखी थी मैंने, और उसके बाद में अभी मीडिया और ऑनरेबल एमएलए से भी आपने आदेश दिए थे, उसके आधार पर फिर अभी हम आज इस प्रेजेंटेशन को करेंगे। सर फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट 17 दिसंबर को आई। भारत सरकार ने उसको एक्सेप्ट करने के बाद 1 फरवरी को बजट के साथ में लेकर दिया। फाइनेंस कमीशन ने हिमाचल प्रदेश को सेंट्रल टैक्सेस में 0.914% का शेयर दिया, जो कि पिछले फाइनेंस कमीशन में 0.83% था। इसका सर कारण मैंने पिछली वाली स्लाइड में आपको स्पष्ट किया कि फॉरेस्ट में हमारी थोड़ी वेटेज बढ़ी, थोड़ा लैंडस्लाइड वगैरह में हमारा इंक्रीज हुआ, और प्लस जो है कुछ और चीजों में सर माइनर इंक्रीज हुआ। ये कुल मिला के 0.084% का इंक्रीज है, ज्यादा नहीं है सर, इट्स अ वेरी माइनर इंक्रीज। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि 16 फाइनेंस कमीशन ने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स को खत्म कर दिया। हमारे प्रदेश को 15th फाइनेंस कमीशन ने करीबन 37,199 करोड़ की 5 वर्षों में हमें कुल मिला के ये आरडीजी दी थी। 16 एफसी ने सर ग्राम पंचायत और यूएलबीज के लिए 4,000 करोड़ के आसपास रिकमेंड किया है 5 सालों में। एसडीआरएफ और एसडीएमएफ को करीबन 2,500 करोड़ दिया है। शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस जो है 26-27 वाले वर्ष में बढ़कर के 13,950 करोड़ के आसपास का आकलन है। इस वित्तीय वर्ष में ये 11,500 था। ये जो थोड़ा इंक्रीज हुआ है 2,450 करोड़ का जो इंक्रीज होगा, उसका छोटा कारण है जो ऊपर मैंने बात करी कि 0.084% हमारा शेयर बढ़ा, लेकिन मेनली जो ईयर ऑन ईयर टैक्स कलेक्शन इंक्रीज ही हो रहा है। तो आप मान के चलें सर करीबन 1,500 करोड़ जो है हमारा जो ईयर ऑन ईयर सारे स्टेट्स का जो टैक्स कलेक्शन इंक्रीज होता है वो है, और करीबन 1,000-1,200 करोड़ है जो कि हमें फाइनेंस कमीशन की वजह से थोड़ा बहुत बेनिफिट मिला है। इस स्लाइड में सर आप देखें कि आरडीजी शुरू से हमें मिलती रही है। जब से प्रदेश बना है 6 फाइनेंस कमीशन के समय से देखें और 15वें फाइनेंस कमीशन तक लगातार जो है आरडीजी हमें मिलती रही है सर, और चाहे कम चाहे ज्यादा चाहे टेपरिंग चाहे कुछ भी हो, लेकिन सारे फाइनेंस कमीशन ने इस चीज को माना कि हिमाचल प्रदेश में स्ट्रक्चरल समस्या है और रेवेन्यू का डेफिसिट रहेगा। सर 11,000 अलग से मिला था कि 5 साल के है सर? ये कोविड ईयर का अलग से था सर। हाँ सर 5 साल सर, हाँ 1 साल सर कोविड वाला ईयर है सर ये सर 1,000 करोड़ आया। हाँ सर आरडीजी क्यों महत्वपूर्ण है ये मैं बताना चाहूंगा। 15वें फाइनेंस कमीशन में 17 स्टेट्स को आरडीजी मिल रही थी, 17 स्टेट्स। अब इशू ये है कि किसी भी स्टेट का जो टोटल बजट है उसमें आरडीजी का परसेंटेज क्या है, ये दर्शाता है कि वो स्टेट कितना डिपेंडेंट है आरडीजी के ऊपर। आप देखें सर सबसे ऊपर नागालैंड है, लेकिन हिमाचल प्रदेश इज नंबर 2। हमारे बजट का तकरीबन 13% पार्ट आरडीजी का है, अराउंड 13%। दिस इज सेकेंड हाईएस्ट इन द एंटायर कंट्री। बाकी जो 17 स्टेट्स थे जिनको मिल रहा था, बहुत कम अमाउंट मतलब आरडीजी उनके बजट का फॉर्म करता है। 2 कारण हैं, उनके पास और रिसोर्सेज है और आमदनी के स्रोत हैं।
लेकिन मुद्दे की बात सर ये है कि हिमाचल प्रदेश तो आरडीजी के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर है। 13% हमें जो है आरडीजी के बिना हमारी जो स्थिति है वो बहुत ही गंभीर हो जाती है। सर 16 एफसी ने कुछ कारण दिए रेकमेंड नहीं करने के आरडीजी। उन्होंने कहा कि स्टेट जो है सब्सिडीज को खत्म करे, कैश ट्रांसफर्स जो है खत्म करे और टैक्स एफिशिएंसी को इंक्रीज करे। अपने जो उसने रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में बात करी, 16 एफसी ने ये कहा कि फिस्कल डिसिप्लिन को इंक्रीज करें। ये सारी बातें उन्होंने अपने कारणों में दी है। इसके साथ में सर जो हमने इस चीज में कहा कि जो फाइनेंस कमीशन है सर, 15 फाइनेंस कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट दी थी, तो थर्ड पॉइंट है सर उसको देखें। इसमें उन्होंने प्रॉपरली हर स्टेट का 5 साल के पीरियड में एनालाइज किया था कि उन 5 सालों में किसी भी स्टेट को कितने पैसे आएंगे, कितना उनके खर्चे का आकलन है, अगर कोई गैप है तो वो कैसे भरा जा सकता है, चाहे टैक्स के माध्यम से या आरडीजी के माध्यम से। तो आप देखेंगे 15 एफसी ने हिमाचल प्रदेश के लिए जो आकलन किया था पिछले वाले फाइनेंस कमीशन ने, उन्होंने कहा था कि 2021 से 26 के पीरियड में उन्होंने असेस किया कि हमें 90,000 करोड़ के आसपास मिलेगा, खर्चा 1,70,000 करोड़ है, 80,000 करोड़ का डेफिसिट है। उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए 15 एफसी ने कहा कि 35,000 जो करोड़ है वो टैक्स डेवोल्यूशन से मिल जाएगा, इसलिए गैप अभी भी पूरा नहीं हो रहा है। तो उन्होंने इस चीज को माना और 37,199 करोड़ की आरडीजी दी। 15 एफसी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा था कि आरडीजी जो है ये महत्वपूर्ण है बिकॉज स्ट्रक्चरल समस्या है। इंटरेस्टिंग बात सर ये है कि इस बार 16 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में ऐसी कोई कैलकुलेशन असेसमेंट नहीं है। उन्होंने ये बात लिखी ही नहीं कि 5 सालों में स्टेट चलेगा कैसे, उसके रेवेन्यूज क्या है, खर्चा क्या है, सारी बात सर गुम है। हमें कुछ नहीं मालूम कि उन्होंने आरडीजी अगर 0 कर दिया तो स्टेट चलेगा कैसे, उसके बारे में मतलब कोई सोच ही नहीं है इस बारे में। इन्होंने सर जैसे मैंने कहा कि ना तो इन्होंने कुछ कहा और फिर अनफॉर्चुनेटली भारत सरकार में भी जो है इस चीज के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई और उनकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया। हम ये कहना चाहते हैं सर कि आरडीजी की जो रिकमेंडेशन 16 एफसी ने नहीं दी और जिसको बाद में भारत सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया सर, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को अंडरमाइन करता है। हमारी जो फिस्कल ऑटोनॉमी है हमारे प्रदेश की, इसको अंडरमाइन करता है सर। प्रदेशों के बीच में जो इक्विटी है उसको अंडरमाइन करता है। हम अपने नागरिकों को जो एसेंशियल सर्विसेज हम दे रहे हैं, चाहे बिजली, पानी, रोड, ट्रांसपोर्ट, उन सभी चीजों को सर ये जो आरडीजी का जो स्क्रैप होना है अफेक्ट करेगा। मैं सर थोड़ा बहुत ब्रीफ आपको बताना चाहूंगा कि हमारे रिसोर्सेज की क्या स्थिति है। सर हिमाचल एक क्रॉनिकली रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट है, ये इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है और ये भारत सरकार के ऊपर ज्यादातर अपने खर्चे के लिए डिपेंडेंट है। सेकंड वाले पॉइंट में आप देखें कि स्टेट का जो अपना रेवेन्यू जो है वो ले दे के सर 18,000 करोड़ है। ये सारे सोर्सेज से आप देख लीजिए, चाहे टैक्स लगा लें, टैक्स लगाने की भी हमारी अब सीमा नहीं रही। जीएसटी रजीम में जो जीएसटी का जब सिस्टम आया उसके पहले हम वैट लगाते थे, हमारी इंडस्ट्रियल बेल्ट थी, उस वैट के माध्यम से सर इंडस्ट्री से हमारी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 14% थी। जब जीएसटी आया स्टेट की सारी शक्तियां खत्म हो गई अपना टैक्स लगाने की और अब हमारी जो जीएसटी का जो इंक्रीज है सर ईयर ऑन ईयर 8-9% के आसपास रह गया। हमें सर बहुत नुकसान हुआ है जीएसटी रजीम में आने का। इस वजह से टैक्स हम लगा नहीं पा रहे हैं, अपने रेवेन्यू हमारे सीमित हो गए 18,000 करोड़ पे। जो हमारा कमिटेड एक्सपेंडिचर है सर 48,000 करोड़ के आसपास है, जिसमें तनख्वाह है, ऑनरेडियम है, हम विभिन्न चाहे आउटसोर्स को देते हैं, चाहे आंगनवाड़ी है, चाहे दूसरे कार्यकर्ता हैं, पेंशन्स को देते हैं सर, इंटरेस्ट रीपेमेंट सर। मैं ये आपको बताना चाहूंगा सर कि अगले वित्तीय वर्ष में 13,000 करोड़ मैं इंटरेस्ट का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के ऊपर खर्च करूंगा।
और सर दुख की बात सर ये है कि मुझे कुल मिला के जो मैं लोन लूंगा वो ले दे के 10,000 करोड़ है। तो 10,000 करोड़ का मैं लोन उठाऊंगा अगले साल और 13,000 करोड़ मैं वापस करूंगा। ये क्यों हुआ सर? बिकॉज पूरे इतिहास में हिमाचल प्रदेश लगातार लोन पे ही चलता रहा है। अब उस लोन को रीपे करने की जो लायबिलिटी इतनी हो गई है कि जो हम मार्केट से ऋण उठा के भी उसको पूरा नहीं कर पा रहे। अपने बजट से हमें 3,000 करोड़ अगले साल और डालने पड़ेंगे, तब जाके मैं वो लोन को जो उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है मैं उसको अगले वर्ष की मैं इस लायबिलिटी को पूरा कर पाऊंगा। सर हमारी सब्सिडीज हैं, सोशल सिक्योरिटी पेंशन वगैरह, ये सारी हमारी कमिटेड लायबिलिटीज हैं। अगले वर्ष करीबन 14,000 करोड़ जैसे मैंने पीछे बताया सेंट्रल टैक्सेस से हमको मिलेगा। 10,000 करोड़ का सर मैंने कहा कि हमें बोरोइंग के आसपास हमें अवेलेबल होगा। तो अगर आप जोड़ेंगे कि 18,000 करोड़ मेरे अपने रेवेन्यू हुए, 14,000 करोड़ सेंट्रल टैक्सेस में मेरे शेयर से मिले, 18 और 14 32,000 हुए सर। 10,000 करोड़ का मैं ऋण उठाऊंगा, कुल मिला के 42,000 करोड़ का जो अमाउंट है ये मेरे पास इकट्ठा हुआ। अच्छा, 42 और 48 के बीच में जो गैप है आप देख रहे हैं कि इस गैप को हम आरडीजी के माध्यम से भरते रहे थे। अब ये तो खत्म हो गया सर। इसके परिणाम स्वरूप सर बहुत गंभीर परिणाम होने वाले हैं स्टेट के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, सब कुछ स्टैंड स्टिल होने वाला है। जो लायबिलिटीज हैं सर हमारी, मैं उसको थोड़ा एनालाइज करना चाह रहा था आपके सर अनुमति से। और जो असर हो रहा है इसका आरडीजी न होने का सर, प्रदेश के ऊपर पिछला जो हमने पे कमीशन लागू किया था सर, पीछे वाला, अब तो भारत सरकार ने नया पे कमीशन भी बना दिया है सर, उसी की 8,500 करोड़ की पे और पेंशन के एरियर्स हैं, ये हम अभी तक नहीं दे पाए हैं। डीए और डीएनएस रिलीफ के एरियर 5,000 करोड़ के हैं, ये भी नहीं दे पाए हैं। और सर मैं यहां पर कहना चाहूंगा हम दे भी नहीं पाएंगे। आई एम बीइंग वेरी क्लियर, बिकॉज हमारे पास धन ही नहीं है। ना हम आगे कोई डीए की इंस्टॉलमेंट दे पाएंगे। हमारे जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं, इस वर्ष की भी जो लायबिलिटी है, मुझे डाउट लग रहा है कि मैं फरवरी मार्च में कैसे इसको मैं जो पूरा करूंगा। अदरवाइज इस वर्ष भी जो हमारे ट्रेजरी में बिल्स रह जाएंगे वो अगले साल के बजट में जाएंगे, करीबन 2,000 करोड़ के। ये अलग एक लायबिलिटी रहेगी अगले वित्तीय वर्ष के लिए। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स, इसमें सर हमारा शेयर होता है स्टेट का। सीएसएस में करीबन 10% होता है और ईएपीज में 28% शेयर स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है, तब जाके हम कोई धन इनमें ले पाते हैं सर। ये भी देने की हमें नाले पड़ गए हैं। हिम केयर, सहारा सर, इनकी लायबिलिटी करीबन 400-500 करोड़ के आसपास है। इसकी पेंडेंसी भी क्लियर कराने की संभावना अब मुश्किल ही है सर। MIS है जो हम मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है एप्पल वगैरह की सर, इसमें भी हमने बजट रखा था, बट अनफॉर्चुनेटली सर इसको भी हम जो है इसकी पेंडेंसी को क्लियर करना या आगे रख पाने के बारे में भी सर संभावनाएं बहुत सीमित हो गई हैं। कोर्ट्स के ऑर्डर्स आते रहते हैं सर, विभिन्न केसेस में ज्यादातर सर्विस मैटर्स हैं, 1,000 करोड़ के आसपास सर वो भी आ रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज सर हमारे ऊपर आने वाला है सर। ये आरडीजी की का जो लॉस हुआ है, इसका इम्पैक्ट आ रहा है। हमें सारी सब्सिडीज को हमें खत्म करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। फूड सब्सिडी हम दे रहे हैं, जीरो करनी पड़ेगी। बीपीएल फैमिलीज को सर ऑलरेडी फ्री राशन मिल रहा है भारत सरकार की स्कीम में। पावर सब्सिडी हमें सर जीरो करनी पड़ेगी। इस प्रेजेंट वित्तीय वर्ष में करीबन 1,200 करोड़ मैंने सर दिया पावर सब्सिडी का, मैं आगे नहीं दे पाऊंगा। सोशल सिक्योरिटी पेंशन सर, इस वित्तीय वर्ष में 1,661 करोड़ हमने खर्च किए। 500 या 500 से कम हमें करना पड़ेगा सर, उसके लिए क्राइटेरिया रिवाइज करना पड़ेगा, बेनिफिशियरीज के नंबर देखने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा सर। विभिन्न जो हमारी डीबीटी की स्कीम्स हैं उसमें बहुत सारा डुप्लीकेट एंट्रीज हो रही हैं, स्पूरियस हैं सर, कई किस्म की चीजें चल रही हैं, उनको हमें निकालना पड़ेगा। डीए हमें फ्रीज करना पड़ेगा सर, मैंने पहले ही कह दिया एरियर्स हम कोई नहीं दे पाएंगे। पेंशन अलाउंस दे रहे हैं सर, ये सारा हमें स्क्रैप करना पड़ेगा। जो भी मतलब हमने चीजें दी हुई हैं सर, हमें बंद करना पड़ेगा। यूपीएस के बारे में सोचना पड़ेगा सर, भविष्य के बारे में।
क्योंकि जो हमने जब इसको हम ओपीएस में गए थे तो 1800 करोड़ की जो एडिशनल बोरिंग हमें मिलती थी वो स्क्रैप हो गई थी। तो भविष्य के रिक्रूटमेंट में यूपीएस के बारे में सोचें। सारी जो पोस्टें खाली पड़ी हैं सर 2 साल से ज्यादा, इनको अबॉलिश करना पड़ेगा। कोई फ्रेश रिक्रूटमेंट हम करने की स्थिति में नहीं है सर। प्रेजेंट जो स्टाफ है इसी को रैशनलाइज कर पाएंगे। जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं 30% मैं सर सजेस्ट करता हूं कि इसे बंद करें या डाउन साइज करें। कोई भी नए काम हम शुरू करने की स्थिति में नहीं है सर, एक्सेप्ट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स या एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स में सर कोई भी नया काम नहीं कर पाएंगे स्टेट से। ये सारी चीजें सर जो हमारे बोर्ड्स, कॉर्पोरेशन, यूनिवर्सिटीज हैं उन पर भी लागू होगी। हमारी बहुत सारी स्टेट की स्कीम्स चल रही हैं सर, उनको रिविजिट करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है सर, भारत सरकार ने नया पे कमीशन बना दिया। पंजाब ने कह दिया कि वो सेंट्रल पे कमीशन को फॉलो करेगा। मैं उससे आगे कह रहा हूं कि हम नया पे कमीशन की बात तो छोड़ें सर, हम अब कोई पे रिविजन के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो जो चल रहा है सर यही चलेगा, कोई नया पे कमीशन नहीं, कोई हम नई पे के बारे में, रिविजन के बारे में नहीं सोच सकते हैं। एचआरडीसी को सर हम कोई सब्सिडी नहीं दे पाएंगे। अगर उन्होंने उनको फुल चार्ज करना है तो वो चार्ज करें। पानी के बिल्स कॉस्ट के हिसाब से सर हम चार्ज करें। बिजली के बिल सर जो हमारी कॉस्ट आ रही है रेगुलेटर के माध्यम से उसको हम चार्ज करें, कोई सब्सिडी नहीं दे पाएंगे सर। जो हमारे चाहे गार्बेज के बिल्स हैं अर्बन लोकल बॉडीज में, चाहे और भी हमारे टैक्सेस हैं, यूजर चार्जेस हैं सर, इनको भी जो एक्चुअल कॉस्ट है सर उस पर हम जाएं। एमआईएस की सब्सिडी सर इसको भी जीरो करना पड़ेगा। हम किसी किस्म का सपोर्ट देने की स्थिति में नहीं है। जो सिविल सप्लाईज को सर मैंने कह ही दिया आपको। हमने सर एफर्ट्स भी किए थे टैक्स को बढ़ाने के, ये तो हम बता रहे हैं कि हमने कोशिश क्या करी थी। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि टैक्स लगाने की पावर हमारी सारी जीएसटी बनने के बाद में खत्म हो गई है। अब हम केवल शराब पर और थोड़ा बहुत सीमेंट वगैरह पे सर हम करते हैं सर, उसकी भी एक सीमा है, बिकॉज फिर स्मगलिंग शुरू हो जाती है, दूसरे प्रदेशों से शराब आनी शुरू हो जाती है, सीमेंट बाहर से आना शुरू होता है सर। फिर भी सर हमने आपके नेतृत्व में सर हमने तो कुछ सेसेस लगाए जिससे करीबन 300 करोड़ हमने अतिरिक्त पर वर्ष हमने कमाया। लैंड रेवेन्यू के ऊपर सर अभी रिसेंटली हमने एक सेस लगाया और प्राइमरीली पावर सेक्टर के ऊपर सर, उससे हम उम्मीद कर रहे हैं। हमें सर एसेट्स को, जो सरकारी एसेट्स हैं इन्हें मोनेटाइज करना पड़ेगा। इनको या तो आप सर आउटराइट सेल करें या लीज आउट करें सर, चाहे जो करें, बट इनको अब सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है। जो भी आगे नए प्रोजेक्ट्स बने सर वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बने। जो पिल्फरेजेस हैं सर उस पर स्ट्रिक्टली हम एक्शन लें। 16th फाइनेंस कमीशन ने सर रिकमेंडेशन दी है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जैसे बिजली बोर्ड है इसको प्राइवेटाइज करें सर। हमें भी सर इस दिशा में चलना पड़ेगा। वी हैव टू प्राइवेटाइज। हमारे जो डिपार्टमेंट है, ऑफिसेज हैं, इनको मर्ज करें। बोर्ड्स एंड कॉर्पोरेशन को भी सर मर्ज करें। अमला सर कम करना पड़ेगा सर। हमारे एक सिग्निफिकेंट रिसोर्स गैप है 6000 करोड़ का अगले वर्ष में डेवलपमेंट वर्क्स को छोड़ने के बाद। जब मैंने जीरो कर दिया डेवलपमेंट वर्क्स, उसके बावजूद 6000 करोड़ का गैप है। ये तब मैं बात कह रहा हूं कि जब सारी सब्सिडीज हमने जीरो कर दी, सारी जो कैपिटल वर्क्स को मैंने स्टेट से जीरो कर दिया, उसके बावजूद अगले वित्तीय वर्ष में मेरी आमदनी तकरीबन 52,000 करोड़ की होगी और मेरा जो खर्चा है कमिटेड एक्सपेंडिचर वो करीबन 56-57,000 करोड़ के आसपास होगा। ये गैप रहेगा करीबन 4,000 करोड़ का, और 2,000 करोड़ इस वर्ष से सर हमारा अगले वर्ष में जा रहा है। तो 4 और 2,000 मिला के 6,000 करोड़ का एक गैप, सिग्निफिकेंट रिसोर्स गैप, ये अगले वित्तीय वर्ष में होने वाला है। एक झटके में तो नहीं होगा सर, और यही हमारे जैसे पहाड़ी प्रदेशों की व्यथा है सर। आरडीजी इसीलिए था कि हम सब कुछ करने के बाद भी अगर अपने इस रेवेन्यू डेफिसिट को मीट विद नहीं कर सकते हैं, तो संविधान में सर लिखा हुआ था कि ऐसे स्टेट्स को आपको आरडीजी देनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली सर जो फाइनेंस कमीशन ने भी इस चीज को नहीं समझा, और आगे सर उनकी रिपोर्ट के ऊपर भारत सरकार ने भी सर उसको एक्सेप्ट कर लिया। सर हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट हैं। हमारी जो आम जनता है सर वो भी हमसे अपेक्षा रखती है कि उसे सारी सुविधाएं मिलें जो प्लेन्स के जो राज्य हैं उनके लोगों को मिल रही है। उस सुविधा को देने के लिए सर ये
मिनिमम खर्चा तो करना पड़ेगा, जो कि स्टेट अपने रिसोर्सेज से नहीं कर सकती है, और इसीलिए सर हमें आरडीजी आवश्यक थी। हम ये नहीं कह रहे कि आरडीजी जो है, मतलब आरडीजी जो है अगर हमारी चलती रहती तो हम इनएफिशिएंट थे। मैंने सर पीछे भी बताया कि हमने टैक्सेस लगाए, सेसेस लगाए, लेकिन वहां भी हमारी सीमाएं, हमारे हाथ बन गए हैं, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। जो लोन लेने की सीमा है सर, भारत सरकार ने 3% जीएसडीपी का फिक्स कर दिया है, उसके बियॉन्ड हम लोन भी नहीं ले सकते। तो मेरी लोन की सीमा सर 10,000 करोड़ फिक्स हो गई अगले वर्ष में। ऑफ बजट बोरोइंग्स की हम बात करते हैं सर, वो भी नहीं कर सकते, उस पर भी सर हमारा भारत सरकार का बंधन है। टैक्स हम लगा नहीं सकते, छोटा स्टेट है सर, 70 लाख की आबादी है, कितना आप कंज्यूम करेंगे। जीएसटी जो टैक्स है वो कंजम्पशन पे लगता है, तो 70 लाख की आबादी में जब कंजम्पशन एक सीमा के बियॉन्ड नहीं हो सकता है, तो जीएसटी भी हमारा नहीं बढ़ना है। हमारी जो इंडस्ट्री बद्दी वगैरह में है, जो प्रोड्यूस कर रही है सर, उसके प्रोडक्ट्स जो है वो दूसरे प्रदेशों में कंज्यूम होते हैं, तो जीएसटी उनको मिलता है। तो हमें तो सर इंडस्ट्री लगाने का भी कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। अच्छा, जो टूरिज्म हमारा एक सेक्टर है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको विकास करने के लिए सर हम काफी प्रोत्साहन दे रहे हैं। अभी आपने सर होम स्टे सबवेंशन स्कीम भी लाई, और भी सर हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर टूरिज्म में सबसे बड़ा जो बॉटलनेक है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छी रोड, बिजली चलती रहे, साफ पानी मिले, गार्बेज मतलब साफ सफाई हो, इस सारी चीज को हम देंगे तब हमारा टूरिज्म बढ़ेगा। साथ में हम जो लैंड दे पाए सर, 66% हमारा लैंड जो है फॉरेस्ट क्लासिफाइड है, हमारे पास लैंड भी नहीं है सर देने को। तो टूरिज्म भी हम एक सीमा के आगे हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर हम इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे सर हाथ पैर सारे बांध दिए गए हैं, स्टेट का बहुत ही बुरा हाल है। और अगले वर्ष में तो मैं कहूंगा कि हम चलाने की स्थिति में नहीं है। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ मेजर कैटास्ट्रोफी सर। सो नाउ हाँ, कौन सा? हाँ सर, ये मैंने जो बात करी, ये छठा वाला पॉइंट भी आप सब देख लें, ये एक सरकार की समस्या नहीं है। मैंने शुरू से बात रखी सर, ये स्टेट की समस्या है, ये अभी खत्म नहीं होगी। आरडीजी खत्म होने का जो असर है ये आगामी वर्षों में लगातार बना रहेगा, चाहे सरकार कोई भी हो। अनफॉर्चुनेट रहेगा सर, कोई भी इसमें कुछ कर नहीं पाएगा। हाँ, मैं एक बात कहना भूल गया सर, भारत सरकार से सर आपके नेतृत्व में हम पीछे मिले थे, फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिले थे। अगर हमें कोई हमें धन मिलेगा सर, तो जो भारत सरकार से धन मिलेगा वो टाइड मिलता है सर, किसी न किसी स्कीम में, किसी न किसी चीज में हमें मिलेगा, टाई होके मिलेगा। पीछे हमें सर पीडीएनए वगैरह के भी पैसे आए, ये सारे पैसे सर टाइड आए अगेंस्ट स्कीम्स। हिमाचल प्रदेश की समस्या ये है सर कि हमारी जो कमिटेड लायबिलिटीज हैं उसका लार्ज शेयर तनख्वाहों, पेंशन और इंटरेस्ट पेमेंट पे जा रहा है। ये इसके लिए हमें अनटाइड पैसा चाहिए। अनटाइड पैसा सर केवल आरडीजी के माध्यम से ही मिल सकता था, जो कि अब समाप्त हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चाहे सरकार कोई भी हो, ये प्रदेश अपनी कमिटेड लायबिलिटीज को मीट विद करने की स्थिति में आगे कभी नहीं रहेगा सर, चाहे भारत सरकार से आप कुछ भी उम्मीद कर लें। धन्यवाद सर।